दुनिया की सबसे चर्चित और विवादित फाइल्स में एक अब फिर सुर्खियों में है। एप्स्टीन फाइल्स। जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी फाइल्स। पहली गिरफ्तारी के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज है। किंग का भाई चर्चा में है। बंद कमरे की 35 मिनट की मुलाकात पर सवाल उठ रहे हैं। क्या ये सिर्फ शिष्टाचार था या फिर कोई बड़ा राज छुपा है? न्यूज स्केल लाइव के विशेष कार्यक्रम प्रसंगवश में वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा ने इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से विश्लेषण और चर्चा की। क्यों अब तक पूरा खुलासा नहीं हो रहा? क्या सच सामने आने से राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं? और क्या फाइल का नाम ही अब राजनीति का हथियार बन गया है? इसी बीच देश में रेवड़ी कल्चर पर भी सियासी बहस तेज है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की सख्त टिप्पणी के बाद सरकारों को नोटिस जारी हुआ है, जिससे मुफ्त योजनाओं की राजनीति पर सवाल खड़े हो गए हैं। दो डिप्टी नमस्कार। की मुलाकात। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज बात करेंगे हम दो बड़े मुद्दे होंगे। एक राजनीति से जुड़ा हुआ, एक यौनाचार से जुड़ा हुआ, यौनाचार के आरोपों से जुड़ा हुआ। दरअसल में जेफरी एप्स्टीन की फाइल को लेकर के पिछले 6 महीने से पूरे विश्व के अंदर काफी कुछ हलचलें बढ़ी हुई है। हालांकि स्पष्ट रूप से कुछ भी किसी का नाम सामने नहीं आ रहा था, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में कुछ लोगों को शंका की दृष्टि से देखा जा रहा था। लेकिन अब यह हुआ है कि ब्रिटेन में किंग्स चार्ल्स के छोटे भाई एंड्रू माउंटबेटन को वहां की पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार करने का कारण आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले पुलिस किस हिसाब से वहां पहुंची। पुलिस 6-7 अफसर थे जो बिना नंबर की गाड़ियों में उनके निजी आवास पर, हालांकि उनको शाही आवास से पिछले साल बेदखल कर दिया गया था, जहां वे एक अलग अपने निवास में रहे थे। जहां, और सबसे बड़ी बात है कि आज ही जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उनका जन्मदिन भी आज ही है। हालांकि पुलिस के मुताबिक या बीबीसी सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने यह नहीं बताया है कि उनको गिरफ्तार किया गया, नाम भी नहीं बताया उनका, लेकिन कहा कि एक 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को किस वजह से उन्होंने गिरफ्तार किया है, जांच की जा रही है। लेकिन जब मीडिया में जो इस तरह की चर्चाएं, बहुत, अब आपको तो पता है कि इस तरह की खबरें तो मीडिया पे सबसे पहले सोशल मीडिया हो, पॉलिटिक्स में चर्चा का विषय बन जाती है। दरअसल में जिन बातों को लेकर उनको गिरफ्तारी करने की बात बताई जा रही है, उसके अंदर एक युवती जिसने विफ्रा नाम है, विफ्रे ने आरोप लगाया था कि जब वो दो 17 वर्ष की थी, 2000 की बात बता रही है, तब एप्स्टीन ने दबाव डाला था उनके साथ में यौन संबंध बनाने के लिए। और उसके बाद में फिर काफी 3 बार का उन्होंने जिक्र किया कि 3 बार उन्होंने उनके साथ में यौन शोषण भी स्थापित, यौन संबंध भी स्थापित किए। इसके विरुद्ध उन्होंने काफी लंबे समय बाद में उन्होंने कोर्ट के अंदर भी इसकी शिकायत की थी, लेकिन उस समय लगभग 2022 में आर्थिक रूप से किसी प्रकार से समझौता करके उस मामले को शांत करने की कोशिश की गई थी, जिसमें काफ़ी कुछ पैसा भी खर्च हुआ। लेकिन बताया जाता है कि उस मामले के बाद में भी न्यायालय में जिस प्रकार से जो मामला चल रहा था, उसको लेकर के अब उनको आज गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद में इनके भाई किंग चार्ल्स ने, जो एलिजाबेथ के सेकंड के बड़े पुत्र हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं, कोर्ट अपना काम करेगी, न्यायालय अपना काम करेगा, न्याय अपना काम करेगा। लेकिन इस मामले को लेकर के अब जिस प्रकार की भी बातें आ रही, हालांकि खुद ने एंड्रू माउंटबेटन ने कहा कि उन्होंने उनके साथ में दोस्ती करके गलत किया, उन्होंने दोस्ती तोड़ने की भी कोशिश की थी, लेकिन उनको अफसोस है कि उन्होंने उसके साथ दोस्ती क्यों की। उनको आरोप ये भी लगाया कि दोस्ती के माध्यम से कुछ ऐसे कागजात भी थे जो गोपनीय थे, वो एप्स्टीन तक पहुंचाए गए थे। लेकिन अब इसमें किस प्रकार से क्या कुछ होगा, वो कोर्ट की कार्रवाई
कार्रवाई में ही सामने आएगा। लेकिन अब यह है कि इस तरह की जिस तरह से यहाँ कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई को लेकर के अन्य कुल मिलाकर के है कि इसमें एक इस तरह की जांच होनी चाहिए कि जिन जिन के भी नाम लिए जा रहे हैं उनको किस, या तो कोई दोषी है तो उसको सामने लाया जाना चाहिए, दोषी नहीं है तो उनको केवल मात्र चर्चा के माध्यम से बदनाम करने की कोशिश की जाए, वो भी उचित नहीं है। लेकिन इस मामले में संयुक्त रूप से एक प्रकार का कुछ निर्णय होना चाहिए, या तो जितने भी जो 2000 फाइलों की बात आती है वो सब सामने आ जाए, दूध का दूध पानी हो जाए, और इसको एंड कर देना चाहिए ताकि किसी को बेवजह बेइज्जत करने की जो बात हो वो न हो पाए। लेकिन अब इसमें क्या कुछ मोड़ आएगा वो देखने वाली बात है, क्योंकि हिंदुस्तान में भी कुछ नाम उसमें दिए हैं, उद्योगपतियों के दिए हैं, एक वैज्ञानिक का भी नाम दिया हुआ। लेकिन जब तक कोई आरोप, तथ्य जो आरोप है वो तथ्य के साथ में सामने नहीं आएगा या सबूत के सामने नहीं आएगा, ऐसी स्थिति में किसी को बदनाम करना उचित नहीं है। कुल मिलाकर के पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अचानक कल से बहुत बड़ा एक तरह के राजनीतिक सरगर्मियाँ बढ़ गई है। इसका मुख्य कारण है कि आरएसएस के सरसंघचालक सर्वाग मोहन भागवत की कल रात को लखनऊ में जो आरएसएस का कार्यालय है वहाँ उनकी एक बंद कमरे में लगभग 35 मिनट तक बात की। हालांकि इस बात को शिष्टाचार की मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन वो बातें शिष्टाचार के बजाय और ज़्यादा राजनीतिक सरगर्मियों में तब बढ़ गई जब उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने भी आज सुबह मोहन भागवत से मुलाकात की। हालांकि उनकी मुलाकातें 10-10 मिनट की अलग से हुई थी, लेकिन कल रात से और आज जो बातें हुई है उसको लेकर के अब काफ़ी कुछ प्रयास लगाए जा रहे हैं। मैं बार बार कहता रहता हूँ कि राजनीति में क्या है कि राजनीति में इतना होता है कि तिल का ताड़ बन जाता है, लेकिन जब तक एक तिल का ताड़ आप बना दीजिए कोई दिक्कत नहीं, पार्टियां हैं एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करती हैं। लेकिन अब जो राजनीति में जो विश्लेषक जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं उनका कहना है कि ये सारा फोकस दो बातों को लेकर के है। एक तो अभी उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में फेरबदल की बातें हो रही है उसको लेकर के है। दूसरा मुख्य रूप से जो है 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बताया जाता है कि आरएसएस मुख्य रूप से उस पर फोकस करना चाहती है और आरएसएस इस बात की कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होगा विधानसभा का अगले वर्ष, उसमें आरएसएस की भूमिका स्पष्ट रूप से सामने आनी चाहिए। हुआ भी अभी 25 नवंबर को जब अयोध्या के अंदर शिखर पर ध्वज वाला फंक्शन हुआ था, उस समय भी मोहन भागवत की और योगी जी की मुलाकात हुई थी। वो बात हुई थी 90 मिनट तक, लेकिन उसको भी शिष्टाचार से ही बताया गया था। लेकिन कुल मिलाकर के अब जो ये 2 दिन की मुलाकात है ये काफ़ी चर्चाओं में है, गर्माहट बढ़ी हुई है और इसको लेकर के कई तरह की अटकलें भी लगी हुई। देखने वाली बात होगी कि अब क्या कुछ सामने निकल करके आता है, या निश्चित रूप से ये शिष्टाचार मुलाकात थी या कोई राजनीतिक संकेत, इसके लिए उनको इंतजार करना पड़ेगा। चलते चलते बात कर लेते हैं रेवड़ी बांटने की। रेवड़ी बांटने की जो प्रथा चल रही है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक तलब टिप्पणी की है, जिसके अंदर उन्होंने इस तरह की रेवड़ी बांटने की प्रक्रिया को गलत बताया है और उसको स्पष्ट रूप से उन्होंने ये भी कहा है कि ये चुनाव के लिए लोगों को प्रभावित करने वाले भी हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग कमा के खा सकते हैं, जो संपन्न हैं, उनको आप छूट दे रहे हो, 2 टाइम का भोजन दे रहे हो, उनको आप बजाय सक्रिय करने के उनको निष्क्रिय कर रहे हैं। घर बैठे आप उनको खाना दे रहे हैं, मुफ्त में बिजली दे रहे हैं, साइकिलें बांट रहे हैं और कई तरह की जो रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, उस पर उन्होंने केंद्र सरकार और उन राज्य सरकारों को नोटिस दे करके जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि जो पैसा आप यहाँ लगा रहे हो उस पैसे को आप प्रदेश के देश के विकास में लगाइए। आप उसको
और जो ज़रूरतमंद हैं उनको अगर कोई सहायता देनी है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहेगा, लेकिन गरीब और अमीर के साथ में एक जैसी व्यवस्थाएं किया जाना, उस पर उन्होंने टिप्पणी की है। अब इस मामले में भी आगे क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण रहेगा वो देखने वाली बात होगी। आज के प्रसंग को ये विराम देते हैं। कल फिर किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। रेवड़ी पर अदालत की सख्ती और एप्स्टीन फाइल्स का रहस्य, इन सभी मुद्दों पर गहराई से समझने के लिए देखिए न्यूज स्केल लाइव का विशेष कार्यक्रम प्रसंगवश वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा के साथ।